हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है डेटा साइंस का, जिसके अंदर डेटा साइंस के कई सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और इस पूरे कोर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप डेटा साइंस सीख सकते हो। एक कंप्लीट डेटा साइंस सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, लाइब्रेरीज, उसके अलावा डेटाबेसेस के सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं। तो अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो ये कोर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसको सीखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सीखनी है और क्या क्या डेटा साइंस के कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बकवास न करते हुए मैं चलता हूँ अपने सीधे टॉपिक के ऊपर और हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आई जस्ट होप कि दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस पूरे वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, रियल लाइफ में डेटा साइंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका एक्चुअल में काम क्या होता है, डेटा साइंस का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट पाइपलाइंस को समझेंगे, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को समझेंगे और किस किस केसेस में उसका यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं डेटा साइंस के अंदर, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो, करियर पाथ और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड आई जस्ट होप कि दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इफ़ यू रियली वांटेड टू लर्न डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस इज अ फील्ड वेयर वी कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज, इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेफिनेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं। देखो डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि डेटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आपने सर्वेस का नाम सुना है? सर्वेस नहीं, सर्वेज। सर्वे कराते हैं अलग अलग डेटा बेस से। मान लो वेबसाइट पे जो डेटा लोगों ने फॉर्म फिल किया तो वो कहीं जाके स्टोर होता होगा ना, तो उसका डेटाबेस हम इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर अलग अलग वेबसाइट से, जैसे अगर आपको फाइल बनानी रहती है तो आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, तो वहाँ से। उसके बाद हमारा एक टर्म होता है एपीआईज का, यहाँ से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग जगह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इस डेटा को क्लीन करते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, दूसरा प्रोसेस है हमारा क्लीनिंग द डेटा। मतलब कि जो भी डेटा हमारे पास मिला वो कौन सा डेटा, रॉ डेटा है। जैसे आपको अगर कोई सामान बनाना होगा तो आप मार्केट से सामान लेके आओगे, सबसे पहले उसको अपने हिसाब से चेंज करोगे ना। तो वैसे जो भी हमारे पास डेटा मिले उसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन है, कई सारे डेटा हैं, तो उसको हम क्लीन करते हैं। जैसे क्लीन करने के अंदर कई सारी चीज़ होती है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्लीनिंग करने के बाद जो तीसरा हमारा स्टेप होता है वो होता है एनालाइज का, कि उस डेटा को क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि उस डेटा के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि उससे क्या डिसीजंस निकल सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद ये सारे काम हमारे होते हैं किस काम के लिए, इनसाइट जनरेट करने के लिए, पैटर्न्स को समझने के लिए और आगे के प्रेडिक्शंस करने के लिए। बेसिकली इसके सबसे बड़ा यूज होता है डिसीजंस लेने के लिए। डेटा साइंस का हमारा सबसे बड़ा जो मेन एम होता है वो होता है टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, अब मान लो कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। तो उसके लिए हमको डेटा साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर उसमें से पैटर्न्स निकाल के फिर हम एनालाइज करेंगे कि क्या मेरा ये प्रोडक्ट इस मार्केट में चलेगा। तो ये जो सारा काम होता है ना, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड दी डेटा साइंस। इसी को हम डेटा साइंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, कलेक्शन करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। और ये हमारा ऐसे 10, 20, 50, 100 डेटा पे नहीं होता, लाखों डेटा होते हैं, 10 लाख 20 लाख डेटा होते हैं, उनके ऊपर सर्वे किया जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द डेटा साइंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। डेटा साइंस आज के ज़माने में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पर डेटा साइंस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। क्यों? देखो यार, सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है डिजिटलाइजेशन। अब आप बोलोगे डिजिटलाइजेशन क्या होता है, कुछ लोग को पता होगा। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं। डिजिटल इन द सेंस कि ऑनलाइन आ रही है, इंटरनेट पे आ रही हैं, आ रही है ना, इंटरनेट पे सब कुछ आ रहा है। ठीक
ठीक, जैसे अगर आपने एक फैक्ट्री खोला या आपने कोई दुकान वगैरह है तो उसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ केयर में भी कई सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। जैसे डिजीज़ वगैरह पहचानने के लिए कई सारे हमारे पास टूल्स वगैरह आते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए, कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए कई सारे टूल्स आते हैं। तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। अब जब ये चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं कि इसको और एडवांस और इफेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे डेटा साइंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, इम्प्रूव द प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, अंडरस्टैंड दी कस्टमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो कस्टमर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हम काम डेटा साइंस के थ्रू ही करते हैं। प्रेडिक्ट दी फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में क्या ट्रेंड चलने वाला है, किस तरह का ड्रेसेस चलने वाले हैं या किस तरह के लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो हम सारी चीज़ें पता लगाते हैं डेटा साइंस की मदद से। रिड्यूसेस लॉस, जाहिर सी बात है कि अगर हमको फ्यूचर ट्रेंड्स पता लग जाएगा तो हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं आज के ज़माने में, अगर वो उनको पता चल जाए तो हम अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे या अननेसेसरी जगह पे अननेसेसरी कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे। इंक्रीज दी प्रॉफिट, तो ये सारे कुछ फ़ायदे होते हैं डेटा साइंस के। अब एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अमेजन का जो स्टोर है या अमेजन की जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आपने गया, कुछ आपने प्रोडक्ट वगैरह सर्च किया, ठीक है। अब अगर वो डेटा साइंस, पहले तो डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, तो पहले आप इंस्टाग्राम पे जाते थे, गूगल पे जाते थे या कहीं भी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन नहीं होता था। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपने अमेजन पे कोई चीज़ सर्च किया, अब जैसे ही सर्च किया, अब उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो जहाँ जहाँ पे ऐड दिखाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया उसका रिकमेंडेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलने लगेगा। आपने OLX ओपन किया, OLX वहाँ भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि कई लोगों के मोबाइल डिवाइसेस में भी एड्स दिखाते हैं। जी हाँ, मोबाइल डिवाइसेस में भी डायरेक्टली एड्स दिखाते हैं और उन्हीं सब प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दिखाता है। तो ये सारा काम हमारा कैसे हो रहा है, ये सारा काम हमारा हो रहा है डेटा साइंस से। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि किस किस फील्ड में डेटा साइंस यूज़ होता है। तो देखो यार, बहुत सिंपल है, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हेल्थ केयर में क्या हो सकता है, डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए या डिजीज़ को समझने के लिए। आई जस्ट होप कि स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ, डिजीज़ को समझने के लिए। उसके बाद बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ई कॉमर्स में जाहिर सी बात है यार, मार्केट को समझने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एजुकेशन सेक्टर में तो यूज हो ही रहा है। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर आप एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर कस्टमर के पास अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे होता है, डेटा साइंस के थ्रू होता है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ सर्च करते हो, उसके बाद वही रिकमेंडेशन देने लगता है। नेटफ्लिक्स छोड़ो, आप अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो जब आप दोबारा ओपन करते हो यूट्यूब को, तो आपको वही सारे वीडियो रिलेटेड रिकमेंडेशन देने लगता है। ये क्यों देता है, वो बेसिकली हमारा काम होता है डेटा साइंस का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका डेटा साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डज अ डेटा साइंटिस्ट डू। ये डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअल में काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले कलेक्टिंग द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना आना चाहिए। कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कैसा डेटा कलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही डेटा सही जगह से नहीं कलेक्ट करोगे, देन यू विल नॉट एबल टू डू एनी टाइप ऑफ प्रोसेस इन डेटा साइंस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, डेटा कलेक्शन का। दूसरा हमारा काम क्या है, क्लीनिंग दी डेटा। अब ये क्लीनिंग दी डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा को क्लीन करना मतलब क्या, झाड़ू लगा के साफ करना? बिल्कुल नहीं। डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है कि हम उसमें से कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालते हैं। डेटा को बेसिकली देखो, क्लीनिंग का सिंपल सा हमारा मतलब ये होता है कि जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अभी हम आगे इसको और समझेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या इसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं, मतलब कच्चा डेटा, उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करते हैं ताकि उसका क्या निकल सके, कुछ ना कुछ मीनिंग निकल सके। सिंपल सा काम है कि हमारे पास कई सारे डेटा हैं, उसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और वो काम हम क्लीनिंग प्रोसेस में करते हैं। कैसे करेंगे आगे मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्या, एनालाइजिंग द डेटा। डेटा क्लीन हो गया, अब बारी है डेटा को समझने की, उसमें कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करने की। ये भी काम डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए।
अब अगर उसने डेटा को समझ लिया है, एनालाइज कर लिया है, पैटर्न्स फाइंड आउट कर लिया, तो अब उसको समझ में आएगा कि हम इस पैटर्न का यूज़ करके कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल बनाए जिसकी मदद से इस डेटा पे काम हो सके और हमारा जो मेन एम है वो पूरा हो सके। उसके बाद मेकिंग दी प्रेडिक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एआई का मेन काम क्या है? प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। तो जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो आगे की भविष्यवाणी करेगा, और ये पहले तो मशीन लर्निंग बाद में करेगा, डेटा साइंटिस्ट को करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट में ये होगा तो मशीन लर्निंग को आप उसी हिसाब से बनाओगे ताकि ये आउटपुट दे सके, और उसी हिसाब से वो अलग अलग आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसको आप बिजनेस में समझा सको सबको। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा साइंस पाइपलाइन। डेटा साइंस का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला हमारा है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मैंने बताया, डेटा को हम अलग अलग जगह से क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? डेटा बेसिस से। ठीक, उसके अलावा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? अलग अलग वेबसाइट से, जहाँ जहाँ पे हमारा डेटा मिल सकता है। उसके बाद सर्वेज से डेटा कलेक्ट होता है, अलग अलग सर्वेज कराए जाते हैं, वहाँ से डेटा। एपीआई से डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे सोर्स हैं जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। न्यूज़ से भी कई बार डेटा कलेक्ट होता है, डिपेंड करता है कि आपका डेटा वहाँ मिलता है कि नहीं। ये सारे काम होने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है डेटा क्लीनिंग का, जिसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में डेटा रैंगलिंग बोलते हैं। अब देखो, डेटा रैंगलिंग या डेटा क्लीनिंग के अंदर कुछ प्रोसेस आते हैं हमारे डेटा रैंगलिंग के अंदर, या इसको हम बोल सकते हैं क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर कुछ प्रोसेस आता है। सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कुछ डेटा सेट है, और उस डेटा सेट में लोगों के आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हैं, जैसे कि कस्टमर का नेम है, डीओबी है, एज है, जेंडर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे कस्टमर 1 का नेम उसने दिया, डीओबी दिया, एज दिया, जेंडर दिया। ठीक है, कस्टमर 2 है, कस्टमर 2 का नेम नहीं पता है, डीओबी पता है, एज पता है, जेंडर नहीं पता है। वैसे ही कस्टमर, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कस्टमर 3 का नेम पता है, डीओबी पता है, एज नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है। कस्टमर 4 का सब कुछ पता है, कस्टमर 5 का सब कुछ पता है। तो ये मान लो ये हमारे पास डेटा सेट है। अब पहला प्रोसेस क्या है? रिमूविंग दी नल वैल्यूज़। नल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ये वाला देखो, हमारे पास ये वाला जो रो है इसमें नेम ही नहीं पता है कस्टमर का। तो कस्टमर का जब नेम ही नहीं पता है तो उसके आगे हम क्या ही डेटा पे काम करें? तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इस रो को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो एज नहीं पता है, तो डीओबी से तो हम एज निकाल सकते हैं, लेकिन जेंडर नहीं पता है। और अगर हमको जेंडर का इंपॉर्टेंस ज़रूरत है, मान लो आपका वेबसाइट है कि आप मेल को फैशन वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके हिसाब से कोई मॉडल बना रहे हो, तो उस केस में जेंडर की जरूरत पड़ेगी ना। जेंडर है ही नहीं, तो इसका क्या करेंगे? इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारा। तो 2 रो हमारा डिलीट हो गया, हमारा ये पूरा डेटा क्लीन हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिमूविंग नल वैल्यू। ये तो हमारा पहला प्रोसेस था। दूसरा हमारा डेटा रैंगलिंग के अंदर काम होता है रिमूविंग डुप्लीकेट्स। अब मान लो आपके पास डेटा है, मैंने जैसे पहले बताया कई लोग का डेटा है, ये कई लोग का डेटा ऐसे दिया हुआ है। अब कुछ डेटा हमारे पास क्या है? डुप्लीकेट है। कुछ डेटा हमारे पास 2 बार आ चुके हैं। ये मान लो कुछ डेटा है, ठीक है, अलग अलग। तो ये जो सिंबल्स मैं इससे इंडिकेट कर रहा हूँ। अब देखो, ये वाला जो डेटा है, ये वाला और ये वाला 2 बार आया है, ये वाला और ये वाला 2 बार आया ना। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिलीट कर देंगे। अब देखो, इन दोनों को डिलीट कर दिए तो हमारे पास सारे डुप्लीकेट डेटा हट गए, और ये हुआ। अब मान लो आपके पास 1 करोड़ लोगों का डेटा है और उसमें से 50,000 डुप्लीकेट हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 50,000 जो डुप्लीकेट है उनको हम हटा देंगे। तो ये भी हमारा डेटा रैंगलिंग के अंदर ही आता है। तीसरा हमारा एक काम और होता है इसके अंदर, रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसीज। रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसीज, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे एज है, किसी ने एज 24 डाला, फिर यहाँ पे किसी ने एज 54 डाला, और कुछ लोग ऐसे यहाँ पे एज 94 डाल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे 904 डाल रहे हैं। अब ये क्या एज वैलिड है? बिल्कुल नहीं वैलिड है। तो इस टाइप के डेटा को भी हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम किसके अंदर करते हैं? डेटा रैंगलिंग के अंदर करते हैं। तो यही सारे काम होते हैं। इसके लिए हमारे पास पाइथन के पांडास जो लाइब्रेरी यूज होती है, आगे हम अभी देखने वाले हैं, तो उसके कई सारे फंक्शंस बने बनाए हमको मिल जाते हैं। जस्ट उनको लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक सबको रिमूव कर देता है। जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में कई सारे स्टेप्स आते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको मिल जाएगा फीचर क्रिएशन का, एक फीचर क्रिएशन स्टेप होता है। अब देखो, फीचर्स का मतलब ये होता है, देखो फीचर्स किसे कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे नेम है, एज है, आपने एक्सेल सीट देखी है ना, जेंडर है। ये जो हमारे कॉलम्स हैं, ये
इसी को हम बोलते हैं क्या, फीचर्स बोलते हैं इसी को। ठीक है, आई बात समझ में फीचर्स क्या होता है। अब यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे स्टेप्स आते हैं। फीचर क्रिएशन हो गया, उसके बाद फीचर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फीचर क्रिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनका यूज़ करके हम नए फीचर्स बना रहे हैं, यानी कि नए कॉलम्स बना रहे हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहूँ, मान लो यूज़र का आपके पास हाइट है, क्या है, हाइट, और यूज़र का क्या है, वेट है। हाइट और वेट है यूज़र का, तो अगर हमको हाइट और वेट के हिसाब से यूज़र का हेल्थ देखना है तो इससे बेहतर ये है कि हम एक नया फीचर बना लें, क्या, BMI का। ठीक है, BMI क्या होता है, BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और एक हमारे पास नया फीचर आ जाएगा, सबकी BMI निकालेंगे और BMI के रेंज के हिसाब से हम उसके हेल्थ का स्टेटस पता लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम नए फीचर्स जब बनाते हैं उसी को बोलते हैं फीचर क्रिएशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस्तेमाल होता है कि एक फीचर दिया गया उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हम अपने जो भी डेटा सेट है, मान लो आपके पास ऐसे करके 20 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 20, नेम, एज, जेंडर, DOB, उसके बाद सैलरी, डिपार्टमेंट, सारी चीज़ ऐसे करके दी हुई हैं। 20 कॉलम्स हैं, ठीक है, 20 कॉलम्स ऐसे करके 20 कॉलम्स दी हुई हैं। उसमें से आपको कितना ज़रूरत है वो आपने निकाल लिया, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन ये ऐसे होता है कि हम यहाँ पे फीचर कुछ फीचर सेलेक्ट करते हैं, और फीचर स्केलिंग का मतलब ये होता है कि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बड़े वैल्यूज़ में दिए रहते हैं। जैसे हमको एज दिया है, एज के, और यहाँ पे सैलरी दिया है, तो सैलरी हमारे बड़ी वैल्यू है और एज हमारा छोटी वैल्यू है, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कई बार इनके स्केल में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि 20,000, 40,000, 50,000 है, ये 2, 3, 4, 5 है, तो दोनों को कंपेरिजन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए दोनों का हम क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग कर देते हैं, मतलब एक स्केल पे दोनों को ला देते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि फीचर स्केलिंग कैसे की जाती है। बेसिकली हम इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी काम होने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है मॉडल सिलेक्शन का। बेसिकली मॉडल सिलेक्शन के अंदर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से बेस्ट फिट बैठेगा। कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, उसमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे कि एक हमारा होता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। एक हमारा होता है लॉजिस्टिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और होता है डिसीजन ट्री। ये ऐसे कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड करते हैं। तो इनमें से कौन सा मॉडल बेस्ट फिट बैठेगा हमारे डेटा सेट के हिसाब से, उसके लिए हम अलग अलग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपको ये पता करना है कि किसी हाउस का जो प्राइस है वो एरिया के हिसाब से क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपके मोबाइल में स्पैम का मैसेजेस आते हैं, तो उस स्पैम को ब्लॉक करने का एक मॉडल बनाना है। तो मशीन लर्निंग में कौन सा मॉडल ऐसा है जो पता लगा पाए कि ये स्पैम है कि नहीं स्पैम है, तो उस केस में हम लॉजिस्टिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए या अलग अलग प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसी को बोलते हैं मॉडल सिलेक्शन। अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दी मॉडल को हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रेन करेंगे। जैसे अगर किसी, देखो यार ये बेसिकली इंसानों के हिसाब से ही काम करता है। आप कोई चीज़ नई चीज़ सीखने जाते हो तो पहले आपका ट्रेनिंग होता है। जैसे आप स्कूल्स में जाते हो तो पहले आपको सिखाया जाता है, सिखाने के बाद फिर उसका टेस्ट लिया जाता है, यानी कि एग्जामिनेशंस होते हैं। सेम वही काम हम मॉडल के साथ भी करेंगे। हम उसको कुछ डेटा देंगे कि देखो भैया ये डेटा है, इसका आउटपुट ये आ रहा है। मतलब कि अगर हमारा 4,000 स्क्वायर फिट का अगर कोई ज़मीन है तो उसका यहाँ पे 20 लाख रुपए दाम है। ऐसे करके हम उसको 100 डेटा दिए, अलग अलग डेटा के हिसाब से उसने समझा। अब हम उससे बोले ठीक है अब बताओ मेरे पास 25,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, तो उसका कॉस्टिंग कितना हो सकता है। तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, ठीक है 40,000 के हिसाब से 20 लाख था, और भी ऐसे कई सारे डेटा प्रेडिक्ट किए, तो 25,000 के हिसाब से कितना हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसने पता लगाया कि ठीक है 25,000 के हिसाब से अराउंड 18 लाख रुपये होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसी को बोलते हैं क्या, टेस्टिंग। और हमने जो उसको ट्रेनिंग दिया इसी को बोलते हैं क्या, ट्रेनिंग। तो ऐसे ही मॉडल को ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं। उसके बाद मॉडल जब हमारा रेडी हो जाता है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि अब उसको सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, उसको एक्चुअली में अब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और लास्ट में हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग द मॉडल। अपने मॉडल को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई चेंजेस करना तो उन चेंजेस को भी टाइम टू टाइम हम इंप्लीमेंट करते रहते हैं। आता है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इन डेटा साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मशीन लर्निंग बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, देखो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा होता ये है कि एक मान लो हमारे पास मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल है। ठीक है, MLM मशीन लर्निंग मॉडल। तो मशीन लर्निंग मॉडल है,
अब ये मशीन लर्निंग मॉडल सीखता है, ठीक है, ये डेटा के हिसाब से क्या करता है, सीखता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इनपुट दिया और साथ में आउटपुट दिया। कुछ डेटा हमने दिया कि देखो भैया ये हाउस है, इनपुट आउटपुट दोनों दिया। बेसिकली इसको लेबल्ड डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल्ड डेटा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लो जैसे हमने मशीन लर्निंग को बोला, देखो अगर हमारा ज़मीन 20,000 स्क्वायर फीट का रहा तब उसका जो कॉस्टिंग था वो 18 लाख रुपए था, ठीक है, सॉरी 18 लाख। ऐसे ही अगर हमारा ज़मीन 25,000 स्क्वायर फीट का था तो उसका जो कॉस्टिंग था वो तुम्हारा हो गया 21 लाख। ऐसे ही हमारा ज़मीन 40,000 स्क्वायर फीट का था तो उसका आउटपुट आया था हमारा 31 लाख मान के चलते हैं। ये कुछ आउटपुट है, हम क्या कर रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं। ये इनपुट क्या है कि हमारा ज़मीन कितना था, और ये भी दे रहे हैं कि अगर इतना ज़मीन है तो हमारा आउटपुट यानी कि प्राइस कितना आया था, ये आउटपुट हो गया। ऐसे करके हमने इसको क्या किया, 20,000 डेटा दिया। कितना डेटा दिया, 20,000, ऐसे ही करके अलग अलग, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग डेटा दिया, हमने इसको इनपुट भी दिया, आउटपुट दिया। अब ये डेटा को समझ लिया कि ठीक है इतने इतने प्राइस के हिसाब से इतना पैसे बनते हैं। अब हम इससे पूछें कि मान लो हमारे पास 23,000 या 23,500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, 23,500 स्क्वायर फीट है, तो उस केस में हमारी प्राइसिंग कितनी होगी। अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से समझेगा, और इसके हिसाब से समझने के हिसाब से कि इतना आउटपुट था, इसके हिसाब से इतना आउटपुट था, इसके हिसाब से इतना आउटपुट था, तो इसके हिसाब से कितना आउटपुट होगा। तो उसने सीख लिया। अब सीखने के बाद इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे प्रेडिक्शन करेगा। तो इसने बोला कि 23,500 के हिसाब से अराउंड 19.5 लाख रुपीज़ बनेगा। तो ये क्या कि इसने प्रेडिक्शन किया। तो जब हम मशीन लर्निंग को अपना इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं सिखाते टाइम, तो उसी को बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम डेटा लेबल्ड डेटा नहीं देते, हम उसको कौन सा डेटा देते हैं, हम उसको रॉ डेटा देते हैं केवल। अब रॉ डेटा का मतलब ये नहीं डेटा क्लीन वगैरह नहीं किया, रॉ डेटा का इन द सेंस मान के चलते हैं कि हमने उसको क्या किया, कुछ फ्रूट्स दिए। जैसे हमने कुछ फ्रूट्स के इमेजेस दिए, कुछ एक इमेजेस दे दिया, एक ये इमेज दे दिया, ठीक है, और ऐसे ही करके कि ये इमेज दे दिया, फिर उसके बाद एक और इमेज हमने बना दिया, फिर एक और हमने इमेज बना दिया, फिर एक और हमने इमेज बना दिया, उसके बाद एक और हमने क्या किया, इमेज बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, अब इसको हमने कुछ इमेजेस दिया, हमने आउटपुट नहीं दिया, हमने बोला कि ये हमारे इमेजेस हैं, इनके हिसाब से हमको आगे आउटपुट जनरेट करना है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली सिमिलैरिटीज़ ढूंढेगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साइड कर देगा। जैसे ये एक साथ एक तरीके से दिख रहे हैं, तो इनको क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, ये हो गया और ये हो गया, एक ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको क्या करेगा, एक ग्रुप में डाल देगा। ऐसे ऑटोमेटिक वो कर देगा, उसके लिए एल्गोरिथम्स और कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। इनको एक ग्रुप में डाल दिया। अब क्या किया, इन तीनों को, इसको यानी कि जो ऐसे है, एक हमारा ऐसे है और एक हमारा ऐसे है, ठीक है। इन तीनों को क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया। सिमिलरिटीज़ ढूंढा, हमने इसको कुछ आउटपुट नहीं बताया। अब सिमिलरिटीज़ के हिसाब से इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद अब इसने एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, ऐसे करके 20,000 फ्रूट्स दिए। अब पैटर्न समझ, अब क्या करेंगे, जब ये मॉडल बिल्ड हो जाएगा तो हम उसको एक नया इमेज देंगे। वो इमेज हम क्या करेंगे, वो इमेज हम ऐसा इमेज दिया और हम इससे बोले कि ये क्या है, तो ये मैच करेगा, किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हुआ तो वो बता देगा कि ये हमारा आउटपुट है, ये चीज़ें हैं। जैसे आप इमेजेस स्कैन करके देते हो ना किसी भी AI टूल को, जेमिनाई को, चैट GPT को, तो वो ऐसे ही मॉडल्स को फॉर्मेट करते हैं। उसी को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं, केवल इनपुट देते हैं। हमने केवल इनपुट दिया, हमने ये नहीं बताया ये क्या है, ये क्या है, क्या हमने कुछ नहीं बताया, हमने केवल दिया देखो भैया ये डेटा है, इसको कैटेगराइज कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होता है, ऐसे फ्रूट्स में नहीं, इसका यूज़ होता है जैसे मान लो कि आप मार्केट में कई सारे कस्टमर्स हैं, हमने कस्टमर का पूरा डेटा दे दिया। जब कस्टमर का पूरा डेटा दे दिया तो वो क्या करेगा, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उनके सैलरी के हिसाब से, उनके एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा खरीदता है, कौन सा कस्टमर कम खरीदता है, और किस प्रोडक्ट को हम किस कस्टमर को दे सकते हैं। तो जब इस टाइप से हमको काम करना रहेगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें एक एल्गोरिथम होता है, क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसी को जो मैंने किया, इसी को क्लस्टरिंग बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप बनाता है। थर्ड है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर क्या है कि इसको कुछ लेबल डेटा मिलता है, कुछ अनलेबल डेटा मिलता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये बेसिकली ट्राई, एरर और रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट का काम करता है, ट्राई, एरर और रिवॉर्ड। ये क्या करेगा, ये कुछ ट्राई करेगा, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट इसने ट्राई किया, अगर वो एरर आया तो उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने क्या किया, एक काम किया और उस पर कोई एरर नहीं है, तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड बेसिकली क्या होता है, फीडबैक मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखो
जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार जब उसको बनाया गया तो उसको इसी री के लर्निंग के हिसाब से उसको कुछ आउटपुट पहले दिए गए, कुछ चीज़ें दी गई। अब मान लो कि हर जगह का रोड, हर जगह का सिनेरियो अनलिमिटेड सिनेरियो बन सकते हैं, किसी भी केस में लड़ सकता है। कोई अचानक से आ गया, या कोई स्लो जा रहा है, या ट्रैफिक हो गया, या बम ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत सारे केसेस होते हैं। अब हर केस तो उसको नहीं सिखाया जा सकता है, तो कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं और कुछ चीज़ें वो ट्राई एरर और रिवॉर्ड से सीखता है। तो वो क्या किया, उसने क्या किया, गाड़ी चलाई सेल्फ ड्राइविंग कार, अचानक से एक बच्चा आ गया, उसने क्या किया, ब्रेक अचानक से मारा और गाड़ी क्या हुई, स्लिप कर गई। तो उस केस में उसको क्या बोला गया, एरर है, ये क्या है, एरर है। तो वो क्या करेगा, उसको नोट डाउन कर लेगा, डेटाबेस में रख लेगा। अब जब भी ऐसा आएगा तो वो ब्रेक ऐसा नहीं मारेगा, गाड़ी स्लिप करेगी। अब अगला केस क्या हुआ, वो गाड़ी स्पीड से चल रही है और जब भी कोई बच्चा आए तो उसने क्या किया, गाड़ी को साइड में मुड़ के ब्रेक मारा, ठीक है, ब्रेक मारते मार के साइड में मुड़ा। अब उसको क्या मिला, यहाँ पर रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने क्या किया, सही काम किया, फीडबैक मिला। तो जब इस तरीके से हमारा कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम करता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डेटा साइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला हमारा डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट बेसिकली रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स मतलब कि आपने एक्सेल शीट देखी है ना, इस तरीके से एक्सेल शीट होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस कंप्लीट को बोलेंगे क्या, डेटा सेट। और डेटा सेट में क्या होता है, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉलम, और इसको हम बोलेंगे क्या, रो। तो बेसिकली रो और कलेक्शन को ही डेटा सेट बोलते हैं। फीचर्स क्या होता है, फीचर्स बेसिकली जो हम इनपुट देते हैं मॉडल को, जैसे कि हमने उसको क्या दिया, हमने उसको दिया हाउस का एरिया दिया, हाउस एरिया कितना है, तो वो क्या होगा, बेसिकली वो इनपुट हो गया। और उसी इनपुट को हम क्या बोलेंगे, उसी इनपुट को बोलेंगे हम फीचर्स, ठीक है। लेबल्स क्या होता है, लेबल्स बेसिकली हमारा आउटपुट होता है कि हाउस एरिया दिया और उसके हिसाब से हमारा बताया कि आउटपुट क्या है, इस एरिया के हिसाब से ये जो हमारा प्राइस डिटेक्ट हुआ है, प्राइस प्रेडिक्ट हुआ, इसी को हम बोलते हैं आउटपुट या लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स बेसिकली आउटपुट होता है, फीचर्स बेसिकली इनपुट होता है। ट्रेन एंड टेस्ट। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि जो हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डेटा को ट्रेन करने के लिए दिया, भाई देखो ये डेटा तुमको इसको समझना है, इसको ट्रेन करना है, इसी को ट्रेनिंग बोलते हैं। और टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हम कुछ डेटा को देते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, अभी इसके हिसाब से मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे एक्यूरेसी स्कोर क्या होता है, एक्यूरेसी स्कोर सिंपल सा है कि हम एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं इसका कि उसने कितना सही प्रेडिक्शन किया, कितना गलत किया। डोमेन नॉलेज बेसिकली अपने बिजनेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, जिस चीज़ के बारे में मॉडल बिल्ड कर रहे हैं उसके बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट आता है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे डेटा साइंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पाइथन है, जो कि यूज होता ही होता है, तो आपको पाइथन आनी चाहिए अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन की कुछ लाइब्रेरी है जो कि नमपाई है। नमपाई बेसिकली हमारा इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो हम इसके लिए नमपाई यूज़ करते हैं। पांडाज का यूज़ करते हैं। पांडाज बेसिकली हमारा यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जो मैंने बताया था ना डेटा क्लीनिंग, तो उसी में इस्तेमाल होता है क्या, पांडाज का। ऐसे ही मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न हमारा होता है डेटा विजुअलाइजेशन का। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्राफ वगैरह बनाना। ये हमने लाइन बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ वगैरह बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब। साइकिट लर्न बेसिकली हमारा यूज़ होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैंने बताया था लीनियर रिग्रेशन। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो बने बनाए हमको मिलते हैं वो हमको साइकिट लर्न के अंदर मिलेंगे। टेंसर फ्लो के अंदर भी हमारे पास ML एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे डेटा साइंस में इस्तेमाल होती हैं। पहला तो पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने पहले ही बताया। दूसरा स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स अगर आपको नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। स्टैटिस्टिक्स में जैसे आपका क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स से जो आपको आना ही आना चाहिए। उसके अलावा आपका एसक्यूएल और डेटाबेस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप डेटा पे काम कर पाओगे। मशीन लर्निंग आपको आनी चाहिए, जिसके लिए आपको साइकिट लर्न सीखना पड़ेगा। और डेटा विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए, जिसके लिए आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि करियर पाथ क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप डेटा साइंस सीखते हो तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। सबसे पहले आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, जो कि सारा कंप्लीट है। दूसरा डेटा एनालिस्ट, जो डेटा को एनालाइज करता है, पैटर्न को समझता है और लोगों को समझाता भी है कि इस डेटा का मतलब ये है, ये हम करेंगे तो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, अगर डेटा ऐसा होता तो ये काम हो सकता है, तो काम डेटा एनालिस्ट का होता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो मॉडल्स बिल्ड करते हैं,
ठीक है, जो मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर। बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, जो पूरे बिजनेस के डोमेन को समझता है कि बिजनेस का ये रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा डेटा होगा तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। ये सारा जो बिजनेस रिलेटेड एनालिसिस है वो हमारा बिजनेस एनालिस्ट कर सकता है। डेटा इंजीनियर बेसिकली डेटा पे काम करता है, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, उसको यूजेबल डेटा बनाना, ये सारा काम हमारा डेटा इंजीनियर का होता है। और इन सब की जो सैलरी पैकेज होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जो भी बिजनेस का ग्रोथ है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट डेटा साइंस। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। इफ़ यू वांट आई विल गिव यू अ कंप्लीट डेटा साइंस का जितना भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। वेल, फॉर दैट वी हैव टू कमेंट। सारे रिसोर्सेज नोट्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो गाइस। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस कोर्स। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय।